हेलो स्टूडेंट्स, एमए फाइनल ईयर फोर्थ पेपर इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में हम लोगों ने एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसे हमने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का नाम दिया था। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब होता है पर्यावरण अवनयन या पर्यावरण निम्नीकरण, और इसका मतलब भी मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। और हमने बात की थी कि प्राकृतिक पर्यावरण जैव और अजैव संघटकों से मिलकर बनता है, और ये जो संघटक हैं इनमें अंतर्निर्मित एक स्वतः नियामक क्रियाविधि होती है, जिसमें यदि पर्यावरण के किसी एक घटक में कमी आती है तो दूसरे घटक में होने वाले परिवर्तन उसकी क्षतिपूर्ति कर देते हैं, और इस तरह से इस क्रियाविधि के कारण पर्यावरण तंत्र का संतुलन बना रहता है। इस पर हमने पिछले वीडियो में बात की थी। लेकिन जब इनमें ये संतुलन बिगड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारा पर्यावरण असंतुलित होकर के उसमें गिरावट होने लग जाती है, और इसी गिरावट को या ह्रास को हमने पर्यावरण अवनयन का नाम दिया था। पर्यावरण अवनयन एक ऐसी अवस्था बताई गई है जिसमें भौतिक संगठकों में विशेषकर मानवीय क्रियाओं द्वारा इस सीमा तक उसमें गिरावट आ जाती है कि उसे पर्यावरण की स्वतः नियामक क्रियाविधि ठीक नहीं कर सकती। तो पर्यावरण अवनयन का अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण के संघटकों की आधारभूत संरचना में प्रतिकूल परिवर्तनों में पर्यावरण की गुणवत्ता में इस सीमा तक गिरावट होना कि इनका जैविक समुदाय और मानव समाज पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लग जाता है, और इससे पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जाता है। तो पर्यावरण की जो गुणवत्ता है इसका जो ह्रास हो जाता है वो पर्यावरण अवनयन है। साथ ही हमने एक पॉइंट पे और चर्चा की थी, अवनयन और प्रदूषण, ये दोनों चीज़ें क्या एक दूसरे से संबंधित हैं या किस तरह से इनका संबंध है। तो सामान्य रूप से हम इनको समानार्थी शब्द ही मानते हैं, लेकिन प्रदूषण के अंतर्गत केवल मानवीय क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आती है, और पर्यावरण अवनयन के अंतर्गत मानवीय क्रियाओं के साथ साथ प्राकृतिक प्रकोप जो होते हैं उनमें विश्व स्तर पर पर्यावरण का ह्रास होता है। तो सामान्य रूप से हमने ये समझा था कि प्रदूषण मानव द्वारा और एक निश्चित क्षेत्र में ही सीमित होता है, जबकि अवनयन प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारकों द्वारा होता है और अधिक विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो छात्रों, ये मैंने कुछ बातें जो पिछले वीडियो में की थी उसको वापस आपको रिवाइज करवाया है। अभी जो हमारा फोकस है, अभी जो हमारा टॉपिक है वो उस पर फोकस रहेगा कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। हम बात तो पर्यावरण अवनयन की कर रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ किस तरह से पर्यावरण को दूषित करते हैं, किस तरह से पर्यावरण की गुणवत्ता में इन उद्योगों की वजह से गिरावट होती है, उस पर हमारा फोकस है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया था संगठकों में किस तरह से गिरावट आती है। विनिर्माण उद्योग द्वारा पर्यावरण अवनयन, हम इस पर बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैटर इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पर्यावरण अवनयन, इसमें हम ये बात करेंगे कि जो हमारा वातावरण है इसमें स्थल, जल, मिट्टी और वायु, ये सभी अजैव संघटक, पौधे, जंतु, जीव और मानव, ये सभी जैव संघटक हैं। औद्योगिक विकास के कारण संसाधनों की मात्रा और जल, वायु, मिट्टी और ध्वनि की गुणवत्ता के ह्रास को पर्यावरण अवनयन कहते हैं। बात समझ में आ गई आपकी? ये ह्रास क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, इन्हीं बातों को हमें समझना है। धरातल पर स्थल, जल और वायुमंडल के वे भाग जिसमें जीव रहते हैं उसे हम जैवमंडल कहते हैं। शुरुआत से ही सर्वाधिक विकसित जीव मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए इसका उपयोग करता आया है। आखेट अवस्था से कृषि अवस्था तक
बहुत ध्यान से सोचना और समझना छोटी सी बात है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आखेट अवस्था जो शिकार की अवस्था थी, जो आदि मानव करता था, और जैसे ही कृषि व्यवस्था अर्थात मानव को कृषि का ज्ञान हुआ तो आखेट से कृषि अवस्था तक मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो कम थी। मानव का प्रकृति के साथ पर्यावरण मैत्री व्यवहार था। कृषि अवस्था तक मानव की 80% से अधिक आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित थी, और इनकी पूर्ति हेतु मानव जितने संसाधनों का विदोहन करता था उससे अधिक प्रकृति में प्रायः उत्पन्न हो जाती थी, या जिन नष्ट होने वाले संसाधनों का विदोहन करता उनकी उपभोग मात्रा नगण्य होने से उनके भंडार में कमी का कोई अनुभव नहीं हो पाता था। बात समझ में आ गई? आवश्यकताएं कम थी, संसाधनों का हम शोषण सीमित मात्रा में करते थे। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में जैसे ही औद्योगिक विकास की शुरुआत होती है, संसाधनों का दोहन तेजी से बढ़ने लगता है, और जब जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है तो उनकी आवश्यकताएं भी उसके अनुरूप बढ़ जाती हैं। आवश्यकताओं का स्तर बढ़ जाता है और रोटी, अच्छा कपड़ा, अच्छे मकान की आवश्यकताएं बढ़ने लगती हैं, आरामदायक आवश्यकताएं बढ़ने लगती हैं, और उसकी वजह से अनेक सुविधाएं जुटाना शुरू हो जाता है, जिसमें आवागमन का विकास, साधनों का विकास, और इन परिवहन साधनों के विकास ने पूरे क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी। साथ ही संसाधनों का उपयोग, उपभोग और विदोहन में भी तेजी से वृद्धि होने लगी। इसी औद्योगिक अवस्था में तीसरी आवश्यकता विलासिता संबंधी आवश्यकताएं थी, जिन्होंने मानव की भौतिक प्रगति के तो पंख ही लगा दिए। संसाधनों का विदोहन बड़ी मात्रा में तीव्रता से होने लगा। साथ ही जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन अधिक मात्रा में और विविध प्रकारों में किया जाने लगा। 19वीं सदी के आरंभिक दशक में औद्योगिक विकास यूरोपीय देशों, अमेरिका और रूस में अच्छी तरह शुरू हो चुका था, और इस समय विश्व की 85% से अधिक जनसंख्या इन औद्योगिक विकास से वंचित थी। केवल 15% लोग ही इसमें लगे हुए थे। 18 लाख वर्ष पूर्व मानव द्वारा सबसे पहले पत्थर का औजार बनाया गया तो उसे एक महत्वपूर्ण घटना का नाम दिया गया। वर्तमान में अनेक आधुनिक यंत्र, सुपर कंप्यूटर, आणविक उत्पाद आदि के आविष्कार भी साधारण से लगते हैं। पत्थर के औजार निर्माण से लेकर वाष्प निर्माण तक उसे 18,000 शताब्दियों का समय लगा, लेकिन वर्तमान के जटिल उद्योग, अनगिनत औद्योगिक उत्पाद और हजारों परिष्कृत यंत्र मात्र 125 वर्षों के विकास का फल है। 1870 में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में विश्व की जनसंख्या मात्र 1.5 अरब थी, जो 1930 में 2, 60 में 3, 75 में 4 और 87 और 98 तक वो 6 अरब तक पहुंच गई। मानव उत्पत्ति के इतिहास के आधार पर जो जनसंख्या जिस गति से बढ़ी है उस पर बात की जा रही है कि पहली 1 अरब जनसंख्या तो पहुंचने में 13 लाख वर्ष लगे, और वर्तमान में विश्व की 1 अरब जनसंख्या बढ़ने में 13 वर्षों से भी कम समय लग रहा है, और छठा अरबवी जनसंख्या तो मात्र 11 वर्षों में ही पूर्ण हो गई। तो ये वृद्धि की दर को बताता है। उपरोक्त औद्योगिक विकास के स्तर, गति और जनसंख्या प्रवृत्ति में वृद्धि की तीव्रता के आधार पर होने वाला औद्योगिक विकास, उसकी गति और उसके अनुरूप पड़ने वाला प्रभाव संसाधनों पर तीव्रता से बढ़ते भार का विश्लेषण करते हैं। तीव्र वृद्धिमान जनसंख्या, तीव्र औद्योगिक विकास पर्यावरण को 2 तरह से प्रभावित करता है। पहला, उद्योगों द्वारा संसाधनों का तेजी से ह्रास, और दूसरा औद्योगिक प्रदूषण द्वारा जल, वायु, मिट्टी और ध्वनि की गुणवत्ता में गिरावट होना। इन दोनों ही प्रकार के गिरावट को या ह्रास को पर्यावरण अवनयन अर्थात मानव के क्रियाकलाप द्वारा पर्यावरण के संघटकों की आधारभूत संरचना में प्रतिकूल परिवर्तनों के होने से पर्यावरण की गुणवत्ता में उस सीमा तक गिरावट होना कि ऐसे परिवर्तनों का जैव मंडल पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है।
इस कारण पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी जैव विविधता में ह्रास होने से पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और यही पर्यावरण अवनयन है। तो औद्योगिक विकास का किस तरह से पर्यावरण अवनयन पर प्रभाव पड़ा है? खनिजों का दोहन और पर्यावरण अवनयन। औद्योगिक विकास के आधार पर विश्व को दो भागों में हम बांट सकते हैं, विकसित और विकासशील राष्ट्र। विकसित और औद्योगिक विकास में पिछड़े देश, विकासशील देश, इन दोनों में क्या अंतर है? विकसित राष्ट्रों की संख्या उत्तर में है और विकासशील राष्ट्रों की संख्या दक्षिण में अधिक है, इसलिए इन्हें कभी कभी उत्तर और दक्षिण भी कहा जाता है। ध्यान रखने वाली बात है। इन दोनों वर्गों में संसाधनों के उपभोग और जनसंख्या दोनों में बड़ा विरोधाभास है, बड़ा असंतुलन है। क्या असंतुलन है? विकसित राष्ट्र विश्व की 80% संसाधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन वहाँ जनसंख्या कितनी है? मात्र 20%। इसके उल्टे विकासशील राष्ट्रों की जनसंख्या 80% है और वे केवल विश्व के 20% संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो ये बहुत बड़ा असंतुलन है। विश्व के कुल खनिज ईंधन के उपभोग की औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र 48% का उपभोग करते हैं और विकासशील 52% का। तो ये कई सारे उद्योग और कई सारे खनिजों का एक वर्णन बताया है, जिससे ये साबित होता है कि विकसित राष्ट्र हमारे खनिजों का अत्यधिक दोहन, अत्यधिक शोषण करते हैं। आर्थिक असमानता केवल मात्र औद्योगिक विकास की असमानता का ही परिणाम बताया गया है। आर्थिक विकास पर उद्योगों का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। विकसित राष्ट्र द्वारा अधिक खनिज उपभोग करते हुए अधिक औद्योगिक उत्पादन करके अधिकाधिक पर्यावरण का अवनयन हुआ है। विकासशील राष्ट्रों में भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया पिछले 50 वर्षों में तेजी से बढ़ी है। वर्तमान में विश्व के विकसित और विकासशील राष्ट्र संसाधनों का बड़ी तेजी से, बड़ी मात्रा में दोहन कर रहे हैं और इनका उपभोग विकासशील राष्ट्रों की तुलना में विकसित राष्ट्र बहुत अधिक करते हैं, कई गुना अधिक करते हैं। 20वीं सदी के मध्य तक औद्योगिक कच्चे माल का 90% से अधिक उपभोग विकसित राष्ट्र ही करते थे। औद्योगिक विनिर्माण के कारण सर्वाधिक पर्यावरण अवनयन विकसित राष्ट्रों में ही हुआ है। खनिजों के खनन के कारण खनिज संसाधन तेजी से घटे हैं, कम हुए हैं और कई गुना जमीन खनिज मलबे के दुष्प्रभाव में आकर अनुपयोगी हुई है। किसी क्षेत्र विशेष से खुदा हुआ खनन अपने मूल स्रोत की तुलना में 4 गुना अधिक स्थान घेरता है। यही नहीं, उसमें से जल प्रवेश के कारण कई रसायन निकलकर प्रदूषण फैलाते हैं। वीरान खाने प्रकृति को मानव द्वारा दी गई कैंसर की बीमारी हैं, जो उस क्षेत्र की जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। जब औद्योगिक विकास न्यूनाधिक पूरे विश्व में होने लगा है, पर्यावरण अवनयन की गति भी कई गुना बढ़ी है। वनों का विनाश और पर्यावरण अवनयन। जब हम औद्योगिक विकास करते हैं तो उसकी वजह से या उसके कारण हमें वनों का काफ़ी विनाश करना पड़ा और उसकी वजह से पर्यावरण दूषित हुआ। विश्व में कृषि और औद्योगिक विकास हेतु विस्तृत वन क्षेत्र साफ कर दिए गए। औद्योगिकरण से वन विनाश प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप में बड़े पैमाने पर हुआ। जैसे लुगदी और कागज उद्योग के लिए कई बड़े पैमाने पर नरम लकड़ी वाले वनों का नाश किया गया। विश्व में वनों की लकड़ी का सफाया तेजी से व्यापक पैमाने पर हुआ है और इसमें औद्योगिकरण की बढ़ती प्रवृत्ति और बढ़ते उद्योगों द्वारा वन विनाश प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। उद्योगों द्वारा पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास किस तरह से हुआ है? 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, उसके फलस्वरूप किसी भी देश की समृद्धि का मापक केवल उद्योग बन गए। मानव कम समय में, संख्या में अधिक और स्तर में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ आविष्कार करने लगा। इसका परिणाम हुआ कि वाष्प इंजन के निर्माण से लेकर रॉकेट के आविष्कार में मात्र 2 शताब्दियों का समय लगा और इस विकास के कारण वस्तु निर्माण का स्वरूप ही बदल गया। इन 200 वर्षों में पदार्थों के स्वरूप, मूल्य, उपयोगिता वृद्धि में हाथ का स्थान मशीनों ने ले लिया। हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा। औद्योगिक उत्पादन ने मानव के जीवन को सुखी, सरल, वैभव संपन्न बनाया।
संचार परिवहन के साधनों के विकास ने दूरियों को कम कर दिया। कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरक, जैवनाशी रसायनों ने कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ाया। ऐसे ही अनेक लाभ औद्योगिक विकास से प्राप्त हुए हैं। आधुनिक आविष्कारों ने साधनों की कार्यक्षमता को भी बहुत बढ़ाया, लेकिन इस व्यावसायीकरण ने औद्योगिक विकास को केवल एक वर्ग के हितों की पूर्ति करने वाला बनाया। औद्योगिक विकास से पर्यावरण के साथ तालमेल कर विकसित किए गए अनेक कुटीर लघु धंधे खत्म हो गए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि एवं लघु उद्योगों का सम्मान कम हुआ, जिससे लोगों का नगरों की ओर पलायन बढ़ा। नगरीकरण और यातायात की प्रगति से संसाधनों का अंधाधुंध शोषण हुआ और औद्योगिक विकास के प्रतीक बने बंधी हुई नदियाँ, कटते जंगल, तोड़े जाते पहाड़, धुआं उगलती चिमनियाँ, बहुआयामी प्रदूषण, मनुष्य परकता से वस्तु परकता की ओर बढ़ता चिंतन और मुद्रा का अनियंत्रित महत्व। औद्योगिक विकास के इन तरीकों ने मानव को प्रकृति का स्वामी होने का भ्रम पालने का अवसर दे दिया। आर्थिक लाभ को सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना जाने लगा और यहीं से शुरुआत होती है पर्यावरण और प्रकृति के विनाश की। औद्योगिक विकास के कारण उत्पन्न पर्यावरण असंतुलन से धरती ग्रस्त हो रही है। भूक्षरण, मिट्टी कटाव, बाढ़, अकाल आदि की विभीषिका तेजी से बढ़ती जा रही है। बंजर क्षेत्र और रेगिस्तान विस्तार हो रहा है। कई रोगों से ग्रसित हो रहे हैं लोग और सुरक्षा और शांति पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। औद्योगिक विकास के कारण उत्पन्न पर्यावरण असंतुलन से ये हमारी धरती इतनी सारी समस्याओं से ग्रसित हो रही है। प्रदूषण मानव द्वारा जाने अनजाने स्वयं उत्पन्न की हुई समस्याएं हैं। तेजी से बढ़ता औद्योगिकरण, वनों का विनाश, नदियों को प्रदूषित करना, रसायनों का असीमित और तेजी से प्रयोग करना, बढ़ती जनसंख्या आदि ने पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त उपाय किए, लेकिन इन सब में जो उत्तरदायी तो होता है वो केवल मानव का होता है और मानव ने ही उद्योग और आर्थिक विकास की दौड़ में अंधे होकर के हमारे पर्यावरण को दूषित किया है, प्रदूषित किया है और हम पर्यावरण अवनयन की समस्या से ग्रसित हुए हैं। तो छात्रों, ये था विभिन्न उद्योगों और उसके द्वारा होने वाला पर्यावरण अवनयन। आगे अगले टॉपिक में हम कुछ प्रदूषण के बारे में भी बात करेंगे। आज इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।